हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 फॉर क्लास 12। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है ये है पासिंग सीरीज। जो जिन स्टूडेंट्स के मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा और अपना हौसला खो चुके हैं, आइए और ये वीडियो देखिए। इनसे आप लोगों का हौसला जाग जाएगा और 101% आप पास भी हो जाओगे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 6-7 टॉपिक्स हैं वो करने हैं, उसके बाद काम तमाम इस चैप्टर का। और इसमें से ही आएगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बायोट सेवर्ट लॉ। ये मतलब कि 3 एग्जाम अगर हुए हैं सीबीएसई के, उनमें से 2 में आया है ये। ठीक है। तो पहले करते हैं बायोट साइवर्ट लॉ। बायोट साइवर्ट लॉ को पहले समझो। वो बोल रहा है कि एक मेरे पास कोई लॉन्ग कंडक्टर है और लॉन्ग कंडक्टर के पास एक पी पॉइंट है। ठीक है। तो पी पॉइंट के ऊपर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो कितना होता है। ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, फर्स्ट पॉइंट बोलता है बायोट सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through this conductor. Second, directly proportional to the angle of sine between that point P and the conductor. ठीक है। थर्ड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जो लेंथ कंसीडर कर रहे हैं हम उसके अंदर कंडक्टर की। ठीक है। लास्ट वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी। ठीक है। हम इन चारों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्केयर। ठीक है। और मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा सकता हूँ बाय यूजिंग कांस्टेंट टर्म दैट इज के। ये आ जाएगा मेरा कंप्लीट बायोट सावर्ट लॉ। उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट और यूज करने हैं यहाँ पे। अगर थीटा की वैल्यू हो 0 देन डीबी बिकम्स 0। अगर डीबी की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू हो 90 देन डीबी बिकम्स मैक्सिमम। ओके। के की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, एंड वी नो दैट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। सो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी के की वो आएगी 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। ये है बायोट सावर्ट लॉ। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपका। बायोट सावर्ट लॉ कंप्लीट। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, उसमें से एक आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएल के लिए निकालता हूँ। डीएल एक छोटा सा पार्ट है उसका, और हमें डीएल का तो पता है एज पर बायोट सावर्ट लॉ कि डी डीवी डी किसके लिए होगा, डीएल के लिए, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सो मुझे अब निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के लिए। अब सर्कुलर लूप के लिए निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। सो मैं कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ डीएल। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और इसका देखते हैं डीएल। अब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं डीएल को मापता हूँ तो कितना आता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 पाई आर, आर से ये आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, 2 से 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है। सो सेकंड टॉपिक है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। पहले सर्कुलर करंट लूप के अंदर निकाला था, अब इसी सर्कुलर करंट लूप से एक एक्सियल लाइन है वहां पर निकालना है। ठीक है। अब जो डिस्टेंस लेंगे ना वो आर नहीं लेनी, हम सर्कुलर लूप से इस एक्सिस के ऊपर निकाल रहे हैं तो हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी इसमें एस। ठीक है। बाय कंसीडरिंग दिस डिस्टेंस एस। ठीक है। सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा एज पर बायोट सावर्ट लॉ वो यही बनेगा म्यू नॉट बाय 4 आई आई डी एल साइन थीटा बाय एस स्क्वायर। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 कंसीडर कर लेता हूँ फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
तो मेरी डी बी की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन एस के। ठीक है, और ये है फाई एंगल बिटवीन दैट डिस्टेंस एंड दैट स्लैंट हाइट। सो मैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको किस फॉर्म में दिखाएंगे, ये ये बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका इस पॉइंट से यहाँ पे लग रहा है जो ये बनेगा आपका डीबी, और ये बनेगा आपका डीबी कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया डीबी साइन थीटा। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं टोटल डीबी इन बिटवीन किसके आ रहा है, साइन थीटा के। ठीक है, सो बी की वैल्यू आएगी हमारी, जो हमारे पास डी बी साइन थीटा था उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, डी बी की वैल्यू हमें पता है, डी बी की वैल्यू तो एज पर बायट-सावर्त लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाई एस स्क्वायर। ठीक है, ये थी हमारी 4 फाई इक्वल टू 90 डिग्री। और जो हमारा ये सर्कुलर लूप से इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे ना, ये वैल्यू एस था, ये आर, और ये है ए रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप। ओके, ठीक है, ये था एंगल यहाँ पे फाई। अगर मैं यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू निकालूँ, साइन फाई इक्वल टू पी बाई एच, तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, और एच की वैल्यू है एस। सो मेरी साइन फाई की वैल्यू बन जाएगी ए बाई एस। मैं साइन फाई को रिप्लेस कर देता हूँ ए बाई एस से। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एस स्क्वायर ए बाई एस। सो एस की वैल्यू एस क्यूब, ए ऊपर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन। अब डी एल, ये पार्ट डी एल था यहाँ पे, ये एक छोटा सा पार्ट, इसको डी एल बोल रहा है, तो पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, टू पाई, और जो रेडियस इसकी दी हुई है ए, तो कंप्लीट पार्ट का क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस, तो उसको बोलेंगे 2 पाई ए, 2 पाई ए, और मैं इसकी जगह रख देता हूँ डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई ए, और मैं 2 पाई से ये काट देता हूँ, ये बच जाएगा 2 एस क्यूब। अब एस की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, एस इजिकल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की होल पावर 1/2। होल पावर 1/2 है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल पावर 1/2 है, और उसकी पावर एस की पावर है 3, सो हम इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर करंट लूप ऑन द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, सो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, दैट इज। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने किया बायट-सावर्त लॉ, देन उसकी दो एप्लीकेशंस की हमने। ठीक है, वन इज हमने एक सर्कुलर लूप था, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और एक उस सर्कल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकालना। ठीक है, सो एक ही हुआ अभी तक टॉपिक। सेकंड इज एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक मान लीजिए लॉन्ग कंडक्टर है, सर्किट है, ठीक है, और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी पे और करंट पे। सो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट एम्पियर सर्कुटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और डीएल इंटीग्रल को एल से रिप्लेस कर सकते हैं। एल क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा, दैट इज योर एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसके बाद आती हैं इसकी एप्लीकेशंस। एम्पियर सर्कुटल लॉ ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके ऊपर हमें
प्रूफ करके दिखाना है इसका। ये मान के चलो अगर प्रूफ आ जाता है एम्पियर सर्कुटल लॉ का तो आप ये दिखाएंगे इसमें, ठीक है। एम्पियर सर्कुटल लॉ का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद इसका प्रूफ, ठीक है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉइंट के ऊपर निकालना है हमें, ठीक है। ये आर ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक डीएल है और डीएल से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक इसके क्या रहेगा, इसके टेंजेंट पे वर्क करेगा, ठीक है। या इसके टेंजेंट के ऊपर इंप्लाइज रहेगा, ठीक है। एज पर बायोट-सावर्ट लॉ फॉर ए लॉन्ग कंडक्टर, फॉर ए लॉन्ग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही आई थी। जो फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट एप्लीकेशन थी बायोट-सावर्ट लॉ की, ठीक है। सो मैं अब इसका लाइन इंटीग्रल करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन। अब डीएल ये छोटा सा पार्ट है और इसका अगर मैं पूरे के पूरे सर्कुलर लूप का अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ दैट इज इट्स पेरीमीटर, और इसका सर्कुलर लूप का पेरीमीटर क्या रहेगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर से गया 2 पाई आर, क्या बच गया, म्यू नॉट आई। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया हमारा, म्यू नॉट आई। यही तो बोलता है एम्पियर सर्कुटल लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। सो नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेरे पास कोई क्यू चार्ज से कोई पार्टिकल है, कुछ भी है, ठीक है। अगर मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर है ना एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, और दैट फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, second one is directly proportional to the electric charge that is moving in that magnetic field, ठीक है। थर्ड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो उसकी वेलोसिटी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अगर मैं सारे कंबाइन करता हूँ तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देता हूँ के से, और के की वैल्यू अगर 1 है देन एफ इज इक्वल टू होगा क्यू वी बी साइन थीटा। एट द एंड अगर ये फॉर्म देखें हम तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, Q इंटू वी क्रॉस बी, दैट इज लोरेंट्स फोर्स, दैट इज लोरेंट्स फोर्स, लोरेंट्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ठीक है। ये है हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, ठीक है। सो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, एज डायरेक्शंस निकालने का तरीका है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच ऐसे करो, ये आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। इसमें और इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सो एज पर लोरेंट्ज फोर्स, जो एफ का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी डी बी क्रॉस बी, और क्यू को मैं दिखा सकता हूँ इलेक्ट्रॉन से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है एक कंडक्टर का जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैं वॉल्यूम को वी से दिखा सकता हूँ, एरिया इंटू, ठीक है। अब जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन को किससे डिनोट करेंगे, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम। अब एन क्या चीज दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएगा पासिंग इन दिस कंडक्टर, ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस। सो मैं फोर्स एफ, अब जो टोटल फोर्स है मेरे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कैपिटल एन और एफ, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालेंगे, इनको समराइज करेंगे, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ई एन वी डी ए एल क्रॉस प्रोडक्ट बी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, करंट की,
ठीक है। अगर देखेंगे ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में ये करंट की वैल्यू आती है, ठीक है। करंट की वैल्यू ये आएगी एल बी साइन थीटा, फोर थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी हमारी बी आई एल। ये है आपका बस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे पास दो कंडक्टर है, ठीक है, दोनों में से करंट पास कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है, जब इस कंडक्टर में से करंट पास किया मैंने, तो इसके सराउंडिंग क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। आई वन ए बी कंडक्टर में से पास हुआ, तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा बी वन। कन्फर्म है, बी वन बना आई वन की वजह से। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, बी वन इजगल टू म्यू नोट आई वन बाई टू पाई आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दी ये बात। अब दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, ठीक है। और जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा उसको मैं डिनोट कर देता हूँ F2 से, और उसकी वैल्यू हम कर चुके हैं यहाँ पे, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस एंड फोर्स विच इज इक्वल टू बी आई एल। मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। फील्ड कौन सा था, B1, करंट कौन से कंडक्टर का है अब, I2 का, इसी ने एक्सपीरियंस किया है ना, उसकी टोटल लेंथ लिख दो L, ठीक है। ये मेरा वैल्यू आ गई अब फोर्स टू, सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर वन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर। सिमिलरली अब जो सेकंड कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बन गया B2, क्या बन गया B2। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैं कंडक्टर वन को रख देता हूँ, कंडक्टर वन को इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब रख दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसकी वैल्यू होगी F1। और यहां से जब हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, ये भी एज इट इज आपकी सेम आएगी, ठीक है। दैट्स इट। अब हमें करना है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस का, जब यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगती है तो हमें पता है कि इसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। सो इसके ऊपर बोलते हैं कि टॉर्क लगता है, टॉर्क बोले तो एक एक जो रोटेटिंग फोर्स है ना, जो उसको रोटेशनल फोर्स होता है उसको टॉर्क बोल रहे हैं, कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स उसको रोटेट करवा रहा है उसको टॉर्क बोल रहे हैं, ठीक है। सो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हमारी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमें पता है, कर भी चुके हैं, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। मैं साइन थीटा को यहीं रख लेता हूँ इसके साथ, बी आई एल साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल क्या था इसकी लेंथ, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, बी आई एल और ए साइन थीटा। अगर एल और ए की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या निकाल देंगे हम यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या निकल जाता है, एरिया, एरिया ऑफ कोयल, एरिया ऑफ कोयल लूप, ठीक है। सो बी आई ए साइन थीटा, दैट इज फॉर ए सिंगल टर्न, बी आई ए साइन थीटा किसके लिए, एक सिंगल टर्न के लिए। अगर मुझे यही चीज, यही वैल्यू मेरे को एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालनी है तो मैं आगे एन लगा दूंगा, एन बी आई ए साइन थीटा, ठीक है। सो एन आई ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ठीक है, लिख सकता हूं मैं इसको साइन थीटा पॉजिटिव, और एन आई ए इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप। सो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दैट इज योर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। अगर वो फोर्स एज ए टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते हैं, क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट।
ये मामूली करंट, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट का करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेजर करने के लिए तो करंट को एमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जस्ट डिटेक्ट करने के लिए होता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में, वहाँ गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इट यूजेज ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड था, मुझे करंट मापना है, मैं करंट दे देता हूँ। ठीक है, ये है, मैंने एक कोयल रख दी इसके अंदर, इस कोयल को करंट दूंगा। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क लग वो क्या, इसको रोटेट करने के लिए मजबूर करेगा। और इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक पॉइंटर, और पॉइंटर हमें स्केल के ऊपर रीडिंग दिखा देगा। ठीक है, यानी कि इसको मूव कौन करवा रहा है, जो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है वो क्या करवा रहा है, इसको डिफ्लेक्ट करवा रहा है, और उस टॉर्क को नाम दे दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये हम कर चुके हैं, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, ये सारा आपका इंटरकनेक्टेड है बायोट सेवर्ट लॉ से अभी तक। ठीक है, वहां से इंटरकनेक्टेड है अभी तक। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो पॉइंटर को जीरो से आगे ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर टॉर्क लगता है, जितना करंट होगा उतना टॉर्क लगेगा और वो आगे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा पॉइंटर आगे चला गया। ठीक है, करंट देना बंद कर दिया, क्या पॉइंटर वापस आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको वापस जीरो पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक है, और स्प्रिंग उसका कान पकड़ के उसको जीरो पे लेके आएगा। तो स्प्रिंग कौन सा टॉर्क दे रहा है उसको? कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या दे रहा है? कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? टो सी इज इक्वल टू के थीटा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जैसे जैसे आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा ना, टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होता है ना, उतना कंट्रोलिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है। जितना भी स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए इतना स्ट्रेच किया तो इतना टॉर्क नहीं लगाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा उतना बाउंस बैक करेगा, उतनी ही मजबूती से। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, पॉइंटर कहाँ जाके रुकेगा? जहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क होंगे इक्वल, दोनों को रख देते हैं एन बी आई ए इज इक्वल टू के थीटा। सो यहाँ से क्या पता लगता है हमें, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन बी ए बाई के आई। ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को मान लेते हैं हम इसके अंदर जी कांस्टेंट, ये वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट अगर ये होगी, सो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई। सो जितनी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ना पॉइंटर के अंदर, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? करंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैपेसिटी बहुत कम होती है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में ही ये इसकी करंट की डिफ्लेक्शन माप सकता है। ठीक है, मुझे अब यहाँ 1000 एम्पियर अगर मापना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। अगर मुझे इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इतना करंट माप नहीं सकता, तो इसके शंट में मेरे को एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी लो होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट यहाँ से गुजर जाता है। ठीक है, सो ए शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर। ये ये दोनों लाइन याद होनी चाहिए। एमीटर के लिए शंट पैरेलल में लगेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो उसको, आर एस की वैल्यू क्या होगी, आई जी बाई वन आई माइनस आई जी। आई वो है जो ज़्यादा करंट मापना है, इंटू जी, जी का भी रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, आते हैं वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में अगर वोल्टमीटर की वोल्टेज मापने की कैपेसिटी कम है, अगर ज़्यादा वोल्टेज मापनी है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा वोल्टेज को क्या कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप में कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है वी माइनस आई जी जी अपॉन जी। ठीक है, अभी
जो हम टॉपिक्स कर चुके हैं इस चैप्टर में, इससे बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेपर इन्हीं टॉपिक से आएगा। इसको बार-बार रिवाइज़ करो, वीडियो को बार-बार देखो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू।